और शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ, जहां संजय शर्मा के हत्यारे को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अवंतीपोरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नाम के आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि एक जवान के जख्मी होने की खबर है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ से संबंध रखने वाला आतंकी आकिब बट मंगलपोरा का रहने वाला है और पहले एचएम से संबंधित था। अब ये टीआरएफ में शामिल हुआ था। पुलिस का यह कहना है कि आकिब संजय शर्मा के कत्ल में शामिल था। तो अवंतीपुरा में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन संजय शर्मा का हत्यारा, उसे ढेर कर दिया गया है। कल से ही ये एनकाउंटर यहां पर चल रहा था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है, एक जवान के जख्मी होने की खबर है। लेकिन बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया गया है। आकिब मुश्ताक नाम का ये आतंकी, इसे ढेर कर दिया गया है। टीआरएफ से ये संबंध रखता था, टीआरएफ में हाल ही में शामिल हुआ था और जिस तरीके से पुलवामा में इसने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से ही ये एनकाउंटर यहां पर जारी था। और इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान के जख्मी होने की खबर है। लेकिन बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, जिसमें आकिब जो आतंकी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसे ढेर कर दिया गया है। आपको ताजा अपडेट दे दें, पूरे इलाके में अभी हम घर में हैं, चलाया जा रहा है। एनकाउंटर हुआ कहीं और, ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट दावा कर रही है कि गवर्नमेंट दावा करती है तो मुझे मत मालूम है। ये गवर्नमेंट को पता है, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ के लोकल्स भी चाहते थे इनजस्टिस होना चाहिए, इस फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और रिहेबिलिटेशन के हमारा क्या लोग भी चाहते थे। जब स्टेट गवर्नमेंट ही तब तक हम नहीं थे शुक्र। आप एलजी है तो ये हम भी शुक्र, आप भी नहीं, आप बिल्कुल शुक्र महसूस नहीं करते हैं। हमारा को क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश से आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की केंद्र सरकार की कार्रवाई की सराहना अब वैश्विक स्तर पर होने लगी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत सरकार ने आतंकवादियों को मिटाने के लिए जरूरी कोशिशें की हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया के मुताबिक भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, नाकाम करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में भारत के आतंकवाद से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ, बावजूद इसके परिणाम सकारात्मक रहे। पाकिस्तान में साल 2020 की तुलना में 2021 में ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार ने साल 2015 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में बदलाव किया। बावजूद इसके वो आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने में ज्यादा प्रभावी कदम नहीं उठा पाया। आतंक के मोर्चे पर बहुत कम सफलता पाकिस्तान के हाथ लगी। गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेगा। समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति जम्मू पहुंच गई है। टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। टीम कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में ही रहेगी। जम्मू में कल सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। आज और कल एलजी और अन्य अधिकारियों से समिति मुलाकात करेगी। इस दौरान संपत्ति कर और विध्वंस अभियान के अलावा जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। टीम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद रिपोर्ट्स देगी। आगे बढ़ेंगे। पीओजेके रिफ्यूजी फ्रंट ने सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कड़ा विरोध किया है। पीओजेके के रिफ्यूजियों ने नारे लगाते हुए कहा कि सरकार ने जेपीसी के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 30 लाख मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन इसके बदले सरकार टैक्स वसूली कर रही है और जम्मू में शरणार्थियों से जमीन खाली कराई जा रही है।
पीओजे के रिफ्यूजीज की तरफ से अपनी मांगों के समर्थन में आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। इनकी कई मांगे हैं। इनकी सबसे पहली मांग है कि हर रिफ्यूजी फैमिली को 30 लाख मुआवजा दिया जाए, जो कि जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनको पैसा दिया जाए, और जो नौकरियों के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो रिफ्यूजीज के जो बच्चे हैं उनके लिए रखी जाए। ये तमाम रिफ्यूजीज हैं 1971 के, जिनकी कई मांगे हैं। और ये भी मांग है कि जो 24 सीटें रिजर्व हैं की जो पीओ की वो भी उनको भी यहाँ पे लिया जाए। और उसके साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं जिनके समर्थन में ये आज यहाँ पहुंचे हैं। कैप्टन युद्धवीर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग रखते हैं आप? आज हमारी डिमांड जो है वही है, जो उन्होंने दफ्तर पीओजे के डीपीसी लोगों का बंद किया है उसको दोबारा खोला जाए, और जो पैसा अभी 5.5 लाख उन्होंने दिया उन लोगों का रिलीज किया जाए। जो 24.5 लाख बैलेंस है वो भी इशू किया जाए। लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बोलते हैं तुम्हारे पास स्टेट लैंड है उसको खाली करो, कई बोलते हैं जो घर जो है स्टेट लैंड में आता है उसको खाली करो। ये दुख की बात है, क्यों खाली कर, ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ये इनको समझ नहीं आ रही है। इन्होंने उन लोगों के बारे में कुछ बनाकर रखा है, कोई इन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, कोई इनके लिए मकान बनाए हैं, क्यों ये खाली करें? क्यों इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स? ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो लोग सोचेंगे बाद में, लोगों को ही सोचना आता है। इसलिए हम चाहते हैं, फिर भी हम मोदी से अपने एल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा काम मत करिए, खासकर रिफ्यूजियों के लिए, और रिफ्यूजियों को मत तंग कीजिए। और रिफ्यूजी पहले ही दुखी हैं, पहले जो मरे हुए हैं, अभी फिर ऐसा करो कहाँ जाएंगे? तो अगली चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई पंजाब में हैं उनका ही बारे में सोचिए। इनकी मांग है कि अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है या स्टेट लैंड को वेकेट करने की बात है वो ना की जाए, क्योंकि रिफ्यूजीज फैमिलीज अभी भी पसमानदा हैं, और ऐसे इलाकों में जो स्टेट लैंड पे रहते हैं अगर उनको खाली करवाया जाएगा तो काफ़ी दिक्कतें इनको पेश आ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठुआ में एक नाके के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया गया था, जिस दौरान ऑल्टो कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें सवार 2 नशा तस्करों से 1.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी कार को भी कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। नशे के खिलाफ छेड़ी हुई अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने आज 2 तस्करों को लगभग 150 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंजाब से आ रही एक कार को जब नाके के दौरान कालीवड़ी में रोका गया तो उसकी तलाशी जब ली गई तो उसमें से 2 नशा तस्करों से वो लगभग 150 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी कठुआ शिवदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस तरह की जो नशे के खिलाफ जंग है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। शहीदों को याद करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सांबा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जेकेएस रेंज के डीआईजी शक्ति पाठक ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये अलग अलग जगह के ऊपर टूर्नामेंट हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारी जम्मू सांबा कठुआ रेंज है, हम भी यहाँ पर ये वाला क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आज जो पहला जो मैच है वो सांबा से स्टार्ट किया है। लगभग 9 टीमें यहाँ पर हैं जो कि भाग लेने जा रही हैं, और टोटल हमारे इस पूरे इवेंट में लगभग 32 टीमें जो है भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि जो यूथ है उसको स्पोर्ट्स के ज़रिए इन्वॉल्व किया जाए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट होती हुई समाज को ठीक रास्ते के ऊपर चलने की दिशा देती रहे। इसी उद्देश्य से ये मैच रखे गए हैं। और इसकी जो फाइनल डेट है, जैसे से मैच आगे बढ़ते जाएंगे तो लगभग मार्च के लास्ट वीक में जाकर के वो फाइनल मैच होगा। कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? टोटल 32 टीम्स जो है लगभग उसमें भाग ले रही हैं। इसमें महिलाओं का भी है, महिलाओं की अभी हमारे पास 3 ही टीमें हैं, उनका मैच अलग से होगा। आम यंग जनरेशन को मैसेज यही संदेश है कि जब हम
इस अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में लगते हैं और जो खेल सकते हैं वो अपने खेल के जरिए अपनी एनर्जी को लगाएं और अपने कैरियर को इन्हीं दिशा में आगे कहीं ना कहीं बढ़ाएं। यही एक संदेश है कि हम नशे से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें और समाज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करें। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2 मार्च को बीजेपी की एक अहम बैठक वाली है। ये बैठक हिमाचल विधानसभा परिसर में होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। खबर है कि इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इसमें आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ दूसरे अहम मुद्दों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। शरद ऋतु में औसतन कम बर्फबारी और बारिश की वजह से प्रदेश में सूखे की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्त और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जबकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला के दौरे पर आज रहने वाले हैं। दोपहर बाद उनके धर्मशाला आने की उम्मीद है। इस दौरे में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेगी। इस दौरान मीडिया से मिलने का भी उनका कार्यक्रम तय किया गया है। रामपुर के सराहंज क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से 70 साल की बुजुर्ग जिंदा जल गई। घटना शाहधार के रंगरोरी गांव के ठारलू की है, जहां बीती रात 2 बजे एक मकान में अचानक आग लग गई थी, लेकिन सड़क सुविधा न होने की वजह से दमकल विभाग कर्मी वहां नहीं पहुंच पाए और इसकी वजह से मकान में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बुजुर्ग जिंदा जल गई। खबर लाहौल स्पीति से, जहां आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है, जिस वजह से इलाके में पारा काफी नीचे चला गया है। लाहौल स्पीति में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 मार्च तक मौसम खराब रहने की और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं पूरे हिमाचल में आज से मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे हालात आज से 2 मार्च तक बने रह सकते हैं। आसमान पर छाते काले बादलों की ऐसी तस्वीर हिमाचल के कई हिस्सों में दिखाई दे रही है। बादलों का घेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 28 फरवरी से 2 मार्च तक कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। देखिए 28 तारीख से प्रदेश में एक एक्टिव WD अप्रोच कर रहा है और इसके चलते जो हमारी जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये इसकी जो इंटेंसिटी वाइज भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी प्रदेश में ये इंक्रीज होगी और इसके चलते देखिए 28 तारीख से जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी आफ्टरनून के आसपास से, तो ये 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही देखिए मोस्ट प्लेसेस पे बारिश होने की संभावना है। और ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं, जहां रविवार रात को ही बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति के अलावा मनाली, किन्नौर, चंबा और सिरमौर के ऊंचाई वाले जगहों पर भी 2 मार्च तक भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। कुछ दिनों के अंतराल पर हो रही बर्फबारी से यहां सबसे ज्यादा मुश्किल बंद सड़कों को चालू करने के काम में हो रही है। दी गई है। अब तक विभाग ने 134 में से 40 संपर्क सड़क मार्गों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है और बाकी जो संपर्क सड़क मार्ग है उन्हें भी बहाल करने का काम जो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल।
बारिश और बर्फबारी से अगले कुछ दिनों तक जनजीवन अस्त व्यस्त रह सकता है, लेकिन कई जगहों पर खेती बाड़ी के लिए ये बेहद जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 36% कम बारिश हुई। वहीं सिर्फ फरवरी महीने में जितनी बारिश का अनुमान था, उससे अब तक 70% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौल से प्रेमलाल के साथ राजेंद्र कुमार, शिमला, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के अस्पताल में भर्ती हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के हार्ट की सर्जरी करनी पड़ी। उनके हार्ट के 2 नसों में ब्लॉकेज मिलने पर एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट डाला गया है। राज्यपाल की हालत फिलहाल स्थिर है। सोमवार को सीएम सुखू राज्यपाल का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे। नोएडा के अस्पताल में राज्यपाल की एंजियोप्लास्टी। सीने में दर्द के बाद रविवार रात को हुए थे भर्ती। हार्ट के नसों में ब्लॉकेज पर डाला गया स्टेंट। ये नोएडा के कैलाश अस्पताल का सीसीयू वार्ड है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार रात 11:30 बजे भर्ती कराया गया था। जांच में राज्यपाल के हार्ट की 2 नसों में 70 और 90% तक ब्लॉकेज मिला, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट लगाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत ठीक है और वो मंगलवार शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और एंजियोग्राफी में उनकी एक नस में 90% ब्लॉकेज आया और दूसरी में 70% के करीब। तो जो आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था, उसमें उसी टाइम उनकी परमिशन लेके उनसे दिखा के, फैमिली को दिखा के एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दिया गया। तो पेशेंट का प्रोसीजर बिल्कुल फ्लॉलेस गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पेशेंट ठीक ठाक आधे घंटे में बाहर आ गए और अभी वो आराम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कब कर सकते हैं डिस्चार्ज हो जाएंगे, प्रॉपर फिट हो जाएंगे? हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम परसों सवेरे तक छुट्टी कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। 18 तारीख को हिमाचल के नए राज्यपाल की शपथ लेने के बाद शिव प्रताप शुक्ल पहली बार दिल्ली गए थे, जहां शनिवार उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की थी और रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की थी। बताया जा रहा है कि रविवार रात वो नोएडा में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने पहुंचे थे, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह सहित कई लोग उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे। भले ही राज्यपाल मंगलवार शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अगले 2 महीने तक उनका इलाज जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर कुछ और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। प्रताप शुक्ला का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। अगर बात करें तो 4 बार विधायक रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे और मौजूदा वक्त में इस समय वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। फिलहाल डॉक्टर्स पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर चुके हैं। डॉक्टर जो गंभीर हैं उनकी देखरेख में, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो आप ये देख सकते हैं और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की करते हैं, जहां अवंतीपोरा से बड़ी खबर है। विस्फोट की वहां पर आवाज सुनाई दी गई है। एनकाउंटर स्थल के पास ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अवंतीपोरा में कल से ही जो एनकाउंटर चालू है, सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। यहीं से ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि सर्च ऑपरेशन के बीच विस्फोट की एक आवाज सुनाई दी गई है। एनकाउंटर स्थल के पास विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है। अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी जा रही है। ये वो पूरा इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन अवंतीपोरा में अभी चल रहा है और इस पूरे इलाके से विस्फोट की आवाज सुनाई दे गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवंतीपोरा से इस वक्त बड़ी खबर, विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई है। एनकाउंटर स्थल के पास ये आवाज सुनाई दी गई है। इससे पहले बड़ा अपडेट निकल कर आया था
जहां संजय शर्मा के हत्यारे आतंकी आकिब को ढेर कर दिया गया था, जिसमें एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान के जख्मी होने की खबर है। पूरे इलाके में एनकाउंटर चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आप ये जो आवाज अभी सुन पा रहे हैं, ये ब्लास्ट की आवाज है जो इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां से सुनाई दी गई है। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं अवंतीपुरा से, ये बड़ी खबर है। विस्फोट की ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये वो पूरा इलाका है जहां पर एनकाउंटर चल रहा था, जहां आतंकी को ढेर किया गया है और अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और यहीं से विस्फोट की ये आवाज भी सुनाई दी गई है। ताजा मामला है, बड़ी अपडेट। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और सीएम सुखविंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने वन मंत्री से राज्य में हेलीपोर्ट और ई वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन के निर्माण को लेकर वन विभाग की तरफ से जल्द स्वीकृति दिए जाने की मांग की। कई हेलीपोर्ट और चार्जिंग स्टेशन वन विभाग की जमीन पर बनाए जाने हैं, जिसके लिए वन विभाग की स्वीकृति जरूरी है। इस मुलाकात में सीएम ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को हिमाचल आने का न्योता भी दिया। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनसे मुलाकात थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 1952 एक्ट के तहत सारी भूमि फॉरेस्ट की है, तो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है जो एफसी और एफआरए का कारण रुके पड़े हैं। उस संदर्भ में आज हमने भूपेंद्र यादव जी से, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर, बात की और उन्होंने कहा कई समस्याओं का हमने समाधान कर दिया और कई हमारे राज्य के अपने तौर पर है, उनको भी समाधान करने की उन्होंने बात की है। तो इस दृष्टिकोण से हम उनसे आज मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश में हम हिंदुस्तान के पहले ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, जहां चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिकल बनाए जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन के दृष्टिकोण से भी काम किया जाएगा और इस बारे में हमने विभाग को आदेश दे दिया है। एक सर्वे चल रहा है, तो उसके आधार पर हम कॉरिडोर की। ऊना में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का काम जोर पकड़ने लगा है। राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से 225 करोड़ की पहली किश्त मिल चुकी है, जिसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को वहां हर तरह के निर्माण के लिए 15 दिन के भीतर डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि डीपीआर बनते ही संबंधित विभागों को फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें लॉन्ग टर्म लेवल पे जो है हम उसको सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास जब वहाँ पे बल्क पार्क बनेगा और उनके जो और भी यूनिट्स आएंगे तो उनको पावर केपेबिलिटी की तो निश्चित रूप से हमारी डिटेल में हुई। हमने पावर डिपार्टमेंट को भी कहा है, आईपीएच को भी कहा है और पीडब्ल्यूडी को भी कहा है कि पीडब्ल्यूडी के लिए, क्योंकि अप्रोच रोड जो है वो एक नेशनल हाईवे वाली रोड, क्योंकि अभी रोड बहुत छोटी है और ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट्स को कहा है कि हमको डीपीआर बना करके विदिन 15 डेज हमको डीपीआर बना करके दी जाए, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम कैसे कैसे और कहाँ से पूरा करेंगे। जो हमारे को डीपीआर आ जाएगी तो हम वो उनको डिपार्टमेंट्स को। आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की सांबा से मिल रही है, जहां लोअर हरसठ में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। गुब्बारे सफेद और पीला बताया जा रहा है। उस गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में PIA लिखा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इस गुब्बारे की तस्वीर है जो लोअर हरसठ में मिला है। पाकिस्तानी गुब्बारा है। इस गुब्बारे का रंग सफेद और पीला है। अंग्रेजी भाषा में इस पर PIA लिखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। PIA इस पर लिखा है। सांबा में लोअर हरसठ में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। लोअर हरसठ सांबा में पड़ता है, जहां पर ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और अंग्रेजी भाषा में इस पर PIA लिखा हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।
आदाब नाजरीन, इस वक्त की बड़ी अहम खबरों के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर में हुए एनकाउंटर की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरी पंडित आंझानी संजय शर्मा के कातिल को हलाक कर दिया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक भट्ट नामी टीआरएफ का दहशतगर्द हलाक किया गया है। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हो गया है और एक जवान जख्मी हो गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि टीआरएफ से मुंसलिक दहशतगर्द आकिब मुश्ताक भट्ट बलंगपुरा का रहने वाला है। वो पहले एचएम से मुंसलिक था, अब वो टीआरएफ में शामिल हुआ था। पुलिस का कहना है कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में आकिब मुलव्विस था। तो आपको बता दें कि इस वक्त की पहली बड़ी खबर अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर के हवाले से है, जहां पर आकिब नामी दहशतगर्द को मारा गया है और ये कहा जा रहा है कि आकिब भी संजय शर्मा जी के कत्ल में मुलव्विस था। सर्च ऑपरेशन इस इलाके में अभी जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि आकिब, जो कि पहले एचएम से मुंसलिक था, हाल ही में टीआरएफ ज्वाइन किया था और आकिब कहा जा रहा है कि मुलव्विस था संजय शर्मा के कत्ल में। आज हुए एनकाउंटर में आकिब को मारा गया है, जिसमें एक जवान भी शहीद हुए हैं। तो जहां ये समझा जा रहा है कि इस एनकाउंटर से कहीं ना कहीं जो संजय शर्मा जी के अहल खाना है, उनकी फैमिली है, किसी हद तक सेंस ऑफ एक जस्टिस कहीं ना कहीं मिल पाई हो, लेकिन उनका दुख जो है, उनका लॉस जो है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो कोशिश हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको इंसाफ दिलाने की, वो तो की गई है, लेकिन इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे संजय जी के घर वालों से, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो खोया है वो अब वापस नहीं आ सकता है। उनका लॉस इतना बड़ा है कि अब उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके कि संजय शर्मा जी के जो नेबर्स है, जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनकी बार बार ये दरख्वास्त है कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको किसी तरह का कंपनसेशन मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मंजूर जुड़ चुके हैं, जो कि एनकाउंटर साइट से इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मंजूर, एनकाउंटर खत्म हो चुका है, सर्च ऑपरेशन के हवाले से हमें जानकारी दे। जी मुनज़ा, अगर हम एनकाउंटर की बात करेंगे, जो एनकाउंटर अभी चल रहा है, अगर हम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं यहाँ अभी भी कुछ गोलियां चलने की आवाज़ें हमें सुनाई दी गई और एनकाउंटर अभी जारी है। जो इलाका है इसको पूरी तरह मुहासरे में रखा गया है, आगे किसी को इजाज़त नहीं है जाने की और अभी भी जो है गोलियों की आवाज़ें चल रही सुनाई दे रही हैं। अगरचे हम बात करेंगे, अगर पहले ही एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, तो हम जो दूसरा मिलिटेंट है बताया जाता है कि वो अभी भी इलाके में छुपा हुआ है और उसको ढूंढने की जो तलाश है वो जारी है। पूरी तरह जो ये इलाका इसको कार्डन में रखा गया है और फोर्सेस की जो नफरी है वो यहाँ पे बहुत सारी नफरी यहाँ तैनात की गई है। ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है और मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। वहीं और कितने लोग वहां पर हो सकते हैं, इस सवाल से जानकारी दे। ये कितना बड़ा एरिया है जहां पर छुपा जा सकता है, इसमें कितना मजीद वक्त लग सकता है, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी मुनज़्ज़ा, ये जो इलाका है ये थोड़ा यहाँ आबादी बहुत घना आबादी एरिया है। यहाँ बहुत सारे जो मकान है वो नजदीक है। इसमें जो स्टोरेज है उसमें थोड़ा परेशानी होती है सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन जो यहाँ सिविलियन एरिया है, वहां से जहाँ एनकाउंटर हुआ था वहां से सिविलियनों को बाहर निकाला गया है और ये जो दूसरा मिलिटेंट है उसको ढूंढने की जो तलाश है वो जारी है। लेकिन अभी भी यहाँ कुछ गन शॉट्स हुए जो हमने सुने, हम यहाँ पे मौजूद है। तो फोर्सेस की पूरी कोशिश है जो दूसरा मिलिटेंट है उसको जल्द मार गिराया जाए। हमारे साथ बिलाल भी जुड़े हुए हैं। बिलाल, इस वक्त
संजय शर्मा जी के गांव में मौजूद है। बिलाल, सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अभी जो एनकाउंटर जारी है उसमें आकिब को मारा गया है, जो कि मुलविस था संजय शर्मा के कत्ल में। देखिए मुनज़्ज़ा, हमने जो यहाँ के इसकी फैमिली के साथ जो बात की इस हवाले से, तो क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आज भी यहाँ पर जो ये घर है, संजय शर्मा जी का घर है जिनकी हलाकत हुई है, तो आज भी यहाँ जो लोकल जो मुकामी मुसलमान है उनकी जो यहाँ ताता बंदा रहता है आने का और ताज़ियत करने का सिलसिला है, वो बदस्तूर आज भी तीसरे रोज भी बराबर जारी है। और हमने जो फैमिली से जो बात की तो इनका अभी तक इस बारे में यही कहना है, ये अभी शौक में ही है, अभी ये उस शौक से बाहर नहीं आए हैं कि ये कहें कि आया जिसने इस कत्ल में मुलव्वस था, आया वो मारा गया या नहीं। अभी ये इनसे ये जानने की कोशिश हमने की है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से, या हमने जो संजय शर्मा जी जो है उनके भाई से बात की, भूषण लाल जी से, उनका भी यही कहना है कि हम अभी कुछ भी नहीं इस हवाले से कह सकते हैं। आया कातिल जो था वो मारा गया या नहीं मारा गया है, क्या हुआ है, अभी तक हम इस बारे में कुछ नहीं, क्योंकि फैमिली हमने देखा क्योंकि ये अभी शौक में है। हमने संजय शर्मा जी की जो विडो है उससे बात की तो वो भी अभी पूरी तरह से शौक है, वो अभी तक अपने जो फ्यूचर है उस हवाले से भी परेशान है, छोटे बच्चे हैं उस हवाले से भी परेशान है। तो अभी तक जो पूरा जो ये इलाका है ये अभी उस शौक से बाहर नहीं आया है कि ये कहें कि आया जो कातिल है वो मारा गया या नहीं। अभी तक इस हवाले से, क्योंकि जो पूरा जो आस पड़ोस के लोग भी है यहाँ अभी भी इनके घर में हैं और जो मुकामी मुसलमान है वो यहाँ पर है, इनके साथ ताज़ियत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फैमिलीज में जो इस हवाले से जो बात करना ये अभी तक पूरी तरह शौक में ही है। ताहम इनकी यही मांग है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या मरकजी हुकूमत से कि ये अब यहाँ इनसिक्योर एक फील कर रहे हैं, और जो इनका जो रिहेबिलिटेशन का मसला है वो अब यहाँ पर सामने आया है। जी वहीं ये बताइए, लोकल्स तो बात कर रहे हैं कि इंसाफ जो है मिलना चाहिए इस फैमिली की जानिब से, क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। अब ऐसे में क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से इन बच्चों के लिए किया जाना चाहिए? देखिए हमने आज तीसरे रोज भी यहाँ जो लोकल से बात की, यहाँ फैमिली से जो बात की, तो इनका यही कहना है कि इस फैमिली को हर तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस इन द सेंस ये जो कातिल है वो इसमें मुलव्वस जो है वो उसको सामने लाने की जरूरत है, उसको सजा देने की जरूरत है। दूसरी बात, जो फैमिली है, जो मुतासरीन है, उनको इमदाद फराहम करने की जरूरत है, उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। और इस फैमिली को, जो कि यहाँ पर अकेली एक फैमिली है, जो कि 2 घराने हैं, 2 भाई है रहते थे यहाँ पर, तो इनको सिक्योर फील करने की यहाँ पर जरूरत है। अभी तक जो यहाँ के लोकल मुस्लिम्स है वो इनकी ढारस तो यहाँ बंधा रहे हैं, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है तो उनको भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया जो संजय कुमार जी थी वो बैंक में एक गार्ड नौकरी कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर लोकल्स की बात करें तो लोकल्स भी ये चाहते हैं, या फैमिली ये चाहती है कि जो इसकी विडो है उसको जम्मू कश्मीर बैंक में ही नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बैंक का एम्प्लॉई एक छोटा सा एम्प्लॉई था तो बैंक में ही मिलना चाहिए। तो यहां पर यह सवाल पैदा हो गया है कि अभी तक जो फैमिली है पूरी शौक में है, अभी इनको कई तरीके से जो जस्टिस वो मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। और वहीं हमने देखा कि लोकल्स का पूरा सपोर्ट इस फैमिली के साथ है, जहां हमने देखा कि पूरा गांव में ही सफ़े मातम बिछ गया था, बल्कि अभी भी इस शौक से बाहर पूरा ये गांव ही नहीं बाहर आ पाया है। जी मुनज़्ज़ा, अगर हम देखेंगे, अगर संजय कुमार जी की फैमिली जहां से एतवार को ये इंसिडेंट हुआ है, अगर हम देखेंगे एतवार से ये जो विक्टिम है, वे जो मुतासरीन है, अगर ये यहाँ पर खड़े हैं तो वो इस बात पर खड़े हैं, जो लोकल मुस्लिम्स है इन्होंने इनको पूरा और ताउन
और हौसला अफजाई इनकी की है। उसी वजह से आज भी ये जो फैमिली है ये यहाँ पर कायम है, लेकिन एक इनसिक्योर इनमें अब पैदा हो गया, क्योंकि लॉन्ग जो मिलिटेंसी का पीरियड रहा, यहाँ 40 ईयर्स का जो पीरियड रहा, उसमें इन्होंने कभी भी इनसिक्योर यहाँ फील नहीं किया। लेकिन आज के जो इंसिडेंट पेश आया तो उससे ये अब कुछ इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जी बिलाल, इस गांव में कितने कश्मीरी पंडित घर अभी जो है जो रह रहे हैं, जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया? देखिए मुनज़्ज़ा, जो मिलिटेंसी 90 से पहले तकरीबन बड़ा गांव है और बड़ा आबादी वाला गांव, पंडित जो कश्मीरी पंडित है वो था ये, लेकिन 30 के करीब घराने जो है यहाँ मुकीम थे। लेकिन मिलिटेंसी के बाद यहाँ पर बेशतर जो घराने हैं उन्होंने यहाँ से माइग्रेशन की है। खाली ये संजय कुमार की जो फैमिली है और इनके भाई जो है, उनके 2 भाई और संजय कुमार, इन्होंने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की है। और आज भी ये गुज़श्ता जो 40 ईयर्स का जो पीरियड है इन्होंने यहाँ के लोकल मुस्लिम्स के साथ गुजारा है और शाना बशाना इनके रहे। और दूसरी बात मैं यहाँ ये बताऊंगा कि संजय कुमार जी का यहाँ एक बहुत बड़ा रोल है, न अच्छन गांव में बल्कि एडजेसेंट विलेजेस में। ये बैंक गार्ड से पहले ये एक प्राइवेट टीचर रहा है, तो इसने काफी यहाँ के जो यूथ्स है उनको एजुकेशन फराहम की है। तो इस हवाले से तो इनका काफी यहाँ पर रेस्पेक्ट भी माना जाता है इस पूरे एरिया में। तो वो भी एक शौक है यहाँ की पूरी आबादी के लिए, क्योंकि कई लोग यहाँ पर हमने वो भी देखे जिनके बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं। कोई यूथ के साथ हमने बात की तो जिनको इन्होंने पढ़ाया है तो वो भी काफी दुख महसूस कर रहे थे। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ संजय कुमार जी की जो फैमिली है, उसका एक भाई, ये कुल 3 घराने यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मुकीम है अच्छन गांव में। जी बिल्कुल, और जहाँ उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है, वहीं पूरी कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा लॉस है। एनकाउंटर साइट से मंजूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। एनकाउंटर जारी है, मंजूर, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात? जी मुनज़्ज़ा, अभी दोबारा फायरिंग हुई, यहाँ कुछ गोलियां चली यहाँ। तो अगर हम कहेंगे तो ये जो एनकाउंटर है अभी जारी है और फोर्सेस जो है अब एहतियात से काम ले रही है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में जो फायरिंग हुई थी उसमें फौज के 2 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें एक की मौत वाक़ा हुई है। इसलिए अब फौज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें कोई जानी नुकसान ना हो। इसलिए जो ऑपरेशन है इसमें देरी लग रही है, क्योंकि ये जो आबादी यहाँ बहुत सारे गनी बस्ती है, इसलिए ऑपरेशन में थोड़ा दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन ये बड़े तौर तरीके से अब ये ऑपरेशन अंजाम देते हैं। ये चाहते हैं कि और मजीद कोई कैजुअलिटी ना हो। बिल्कुल। बिलाल, संजय शर्मा जी के 2 भाई भी वहीं पर रहते हैं, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं या फिर इंतजामिया ने कहा हो कि किया जाएगा? देखिए मुनज़्ज़ा, यहाँ पर पहले ही जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड इनके घर के साथ रखा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ घर के लिए है, घर से बाहर जो निकलेगा उसके लिए कोई भी किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं थी। तो इस हवाले से ये इंसिडेंट जो पेश आया है, उसके बाद आज जो हमने भूषण लाल जी जो कि संजय कुमार जी के भाई है, तो उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं घर में तो सिक्योर हूं, लेकिन घर से बाहर हम सिक्योर अब महसूस नहीं कर रहे थे। पिछले लास्ट 40 ईयर्स मिलिटेंसी का पीरियड हमने देखा, उसमें हम फ्रीली सिक्योर महसूस कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी पहले ही रखी गई थी, सिक्योरिटी गार्ड पॉइंट एक कायम किया गया था, लेकिन जो घर से बाहर, वो तो घर में है लेकिन घर से बाहर सिक्योरिटी नहीं है। तो इस हवाले से इनमें अब एक इनसिक्योर जैसा यहाँ माहौल पैदा हो गया है। जी बिल्कुल। बिलाल, मंजूर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। और अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजारत दाखिला की एक टीम जम्मू पहुंच गई है। टीम की क़यादत जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। ये टीम कुछ दिन क़याम करेंगे। कल वजारत दाखिला की टीम एलजी मनोज सिन्हा और दीगर हुकाम से मुलाकात करेगी। इम्कान है कि इस दौरे के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, तरक्याती प्रोजेक्टों समेत दीगर कामों का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह को सौंपेगी।
हमारे साथ मनोज कौल बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मनोज, टीम पहुंच चुकी है जम्मू, आगे उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए मनोजा, ये जो हाई लेवल टीम है होम मिनिस्ट्री की वो जम्मू पहुंच चुकी है और जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, पहली मीटिंग जो है इस टीम की आज 2 बजे होगी। वो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करेंगे। और हमें जो सूत्रों से पता चला है उसके अनुसार ये टीम यहाँ 2 दिन रहेगी। आज और कल मीटिंगें होंगी और इन मीटिंगों में ओवरऑल जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का उसका जायजा लिया जाएगा। जाहिर है चूंकि होम मिनिस्ट्री की टीम है तो जहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह की है उसका जायजा लिया जाएगा कि आखिर किस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन है, खासतौर पर इस पस मंजर में कि जब एक टारगेट किलिंग हुई जो संजय जो मारा गया है पुलवामा में, तो उस पस मंजर में भी ये मीटिंग जो है उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और ये कोशिश ये की जाएगी कि जो फीडबैक है वो लिया जाएगा कि किस तरह के हालात हैं और आगे इन हालात इस तरह के हालात है ऐसे उनसे कैसे बचा जा सकता है और जो जिस तरह से मिलिटेंसी पर लगातार प्रहार जारी है उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह के कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर कई प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना अभी काम बाकी रह गया है। अगर कहीं काम रह गया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। साथ ही अब जो पिछले दिनों अगर हम यहाँ देखें तो चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी या प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जो बात की जा रही है तो उस पर भी यहाँ इस मीटिंग में समीक्षा होगी, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उस बारे में काफ़ी अपने रिजर्वेशंस दी हैं। कईयों का ये कहना है कि अभी वो टाइम नहीं था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए था, जबकि सरकार ने लगातार ये कोशिश की है, ये क्लियर करने की कोशिश की है, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा हूँ या चीफ सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं उन पर कोई टैक्स आयत नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उन पर भी नॉमिनल टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि उससे एक राह हमवार होगी। जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है ये जो चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हूँ या म्यूनसिपल कमेटीज़ हूँ, उन्हें जो फंड्स वागुजार किए जाने उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। तो जाहिर है कि ये जो मुद्दा है ये भी मीटिंग में ज़ेर बहस आएगा और हमें जो बताया गया है कि ये जो टीम है आज और कल लगातार मीटिंग करेंगे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हूँ या एलजी मनोज सिन्हा हूँ उनके साथ, और शायद वो 2 दिन की ये जो ये ख़त्म करने के बाद ये टीम वापस चली जाएगी और उसके बाद जो यहाँ से फीडबैक वो लेंगे वो वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साझा करेंगे और उसके बाद एक पूरा जो उनका फीडबैक होगा उसके बाद आगे कैसे बढ़ना होगा उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। जी मनोज। बिल्कुल मनोज, हालांकि तमाम तर इश्यूज पर बात होने का इम्कान है। मीटिंग जो है वो होगी हर इशू पे, चाहे वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो, हर इशू पे बात होने का इम्कान है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसे टाइम पे ये टीम आ रही है जब संजय शर्मा को लेकर के पूरी वादी में, पूरे जम्मू कश्मीर में ही एक आक्रोश देखा जा रहा है, दुख देखा जा रहा है, लोग जो है इस फैमिली के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में पहले भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जायजा लिया जाता रहा है जम्मू कश्मीर के हालात का, लेकिन अब जो है कश्मीरी पंडितों के हवाले से और भी ज्यादा एक उनकी तरफ से ये एक अपील है कि कब जो है प्रॉपर सिक्योरिटी कश्मीरी पंडितों को हासिल होगी, कब जो है ये टारगेट किलिंग जो है रुक जाएगी, क्योंकि बार बार इस तरह से जायजा लिया जाता रहा है और उनको यकीन दहानी भी कराती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ देखिए मनोज साहब, आपने कहा कि जिस तरह से जो टारगेट किलिंग हुई है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि क्योंकि ये सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली वाबस्ता है ये मामला और इस पर ज़रूर समीक्षा होगी। उस पर ये देखा जाएगा कि आखिर इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। हमने देखा कि इस साल पहले जो ढांगरी में वाक़ा पेश आया था पहली जनवरी को, उसके बाद ये दूसरा मामला है जब संजय शर्मा का कत्ल हुआ है पुलवामा के अच्छन गाँव में, तो ये मामला डेफिनेटली उस पर समीक्षा होगी ही। और साथ ही जो आपने जिक्र किया कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं या जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही रह रहे हैं अभी, जो वहाँ से माइग्रेट
हुए हैं, उनको सिक्योरिटी कैसे फराहम की जाएगी, उनकी जो हिफाजत है वो कैसी यकीनी बनाई जाएगी, उस पर डेफिनेटली एक मीटिंगों में जायजा लिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजय शर्मा का जो कत्ल हुआ है, वो हमने देखा कि उनके घर के बाहर एक सिक्योरिटी पिकेट लगा दी गई थी, यानी घर उनका महफूज करा लिया गया था। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो वहां पर उनको गोली का निशाना बनाया गया। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मामला होगा जिस पर इस बैठक में समीक्षा होगी और जितने भी लोग इस मीटिंग में होंगे, जितने भी अफसरान इस मीटिंग में होंगे, वो अपना अपना फीडबैक देंगे और अपने अपने सजेशंस देंगे। इस तरह के अगर वाकयात को उम्मीद जो है कश्मीरी पंडित या दीगर माइनॉरिटी भी कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अब कॉन्क्रीट एक स्ट्रैटेजी हो, एक प्लान हो जिसके तहत उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। मनोज, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में दहशतगर्दी के ताल्लुक से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुक से अदम इत्मीनानी का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों का कम करने के लिए खातिरखा इक़दाम नहीं किए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई को रिपोर्ट में कमजोर बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 के मुकाबले 2021 में ज्यादा दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। इस रिपोर्ट में दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिंदुस्तान की काविशों की सताइश की गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू दिल्ली से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रिपोर्ट आई है यूएस की और दो पहलू इस रिपोर्ट के, जहां पर हिंदुस्तान की कोशिशों को सराहा गया है टेररिज्म के अगेंस्ट, वहीं पाकिस्तान नाकाम रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए। ये दोनों ही पहलू इस रिपोर्ट में उजागर किए गए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर फिर एक बार सवाल खड़े होते हैं पाकिस्तान को लेकर, और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वो आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान के बाहर अटैक करते हैं, यानी पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और अटैक उनके देश से बाहर होते हैं, जिसमें शामिल है लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, और इन तमाम आतंकी संगठन जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके और उनको रेस्ट्रेन किया जा सके, जो कि इंडिया फोकस टेरर आउटफिट्स हैं। लेकिन जो ऐसे कदम नहीं उठाए गए ताकि इनको डिसमेंटल किया जा सके। भारत लगातार कहता रहा है कि टेरर है सीमा पार या एलओसी के उस तरफ, वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो ये रिपोर्ट सामने आई, उससे एक बार फिर से साबित हो जाता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे टेरर आउटफिट्स, चाहे जैश-ए-मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हक्कानी नेटवर्क हो, वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर आपको याद दिला दें कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकलने के लिए उसने कुछ सुपरफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक कदम उठाए हैं, लेकिन सही मायनों में उनका ऑपरेशन पूरी तरह से बंद करना, ये इस बात से भी साफ है कि अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया, वो खुलेआम वहां पर शामिल होता है एक आतंकी के जनाजे में, और वहां वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और कश्मीर को लेकर तमाम इस तरह के भड़काऊ बयान देता है। लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में आज भी आतंकियों को खुली छूट है। जो आतंकी शुरू में ऑपरेट करते थे पाकिस्तान से, कुछ को रिहेबिलिटेट भी किया गया है। अगर हम बात करें डॉन की, दाऊद इब्राहिम की, वो आज भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ठोस कदम उठाए। लेकिन चाहे इमरान खान सरकार हो या शहबाज शरीफ की सरकार हो, आतंकवाद जो एक पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उसके तहत वो लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान लगातार इनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है। इसमें रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो टैक्टिक्स है भारत के खिलाफ, वो उसमें बदलाव भी हुआ है। पहले सिविलियंस पर टारगेट नहीं होता था, सिविलियंस पर को भी टारगेट किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ आईडी पर ज्यादा रिलाय किया जा रहा है पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा। और वहीं ये भी इसमें कहा गया है कि जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो जाहिर तौर पर ये सच्चाई दिखाती है कि किस तरह से आज भी आतंकी संगठन, टेरर आउटफिट्स और आतंकी जो वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं, उनको वहां पर सेफ हेवन आज भी मुहैया कराया जा रहा है। और यहां तक ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी आतंकी है जिनको वहां पर सेफ हेवन्स मुहैया, हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों में 2 आतंकियों की टारगेटेड किलिंग्स हुई है, जिसमें इम्तियाज आलम एक रहा है और 2 दिन पहले एक और को कराची में भी टारगेटेड किलिंग के जरिए उसको मार गिराया गया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि पाकिस्तान इस
सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा, क्योंकि देखिए न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का मदरशिप है और दुनिया भर में वो आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है। तो ये बड़ा सवाल आज भी खड़ा होता है कि चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर हो, उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, और जैसे आपने जिक्र किया कि ऑलरेडी सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, अब जो खुद इन टेरर आउटफिट से बिलोंग करते हैं उनको ही टारगेट किल किया जा रहा है, तो जो सिचुएशन अंदरूनी तौर पर बनी हुई है, जो टेररिज्म को पनाह दी गई, वो अब इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब आपस में ये ग्रुप्स जो है भिड़ने लगे हैं। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान की बिगड़ चुकी है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो अब न सिर्फ ग्लोबली, न सिर्फ अपने हमसाया मुल्कों के लिए, दीगर मुल्कों के लिए ज़रूरी है, बल्कि पाकिस्तान को अब अपने आप को बचाने के लिए भी टेररिज्म के अगेंस्ट काम करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हमने बार बार ये कहा है हिंदुस्तान ने कि जो फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान की, जो मदद उसको मिलती है, चाहे अमेरिका से मिले या किसी और कंट्री से मिले या चाहे चीन से मिले, उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उसका इस्तेमाल करता आया है। और ये एक बार नहीं है, कई बार कहा जा चुका है। लेकिन दुनिया की नजरें, दुनिया की आंखें तब खुली जब 9/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला न्यूयॉर्क में होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया एकजुट हुई इस मुद्दे को लेकर। लेकिन ऐसे में कुछ बदला नहीं है। हमने ये देखा है कि किस तरह से दुनिया का टॉप जो आतंकी है ओसामा बिन लादेन, वो किस तरह से एबटाबाद में पाया जाता है, उसके खिलाफ होता है, वहां पर उसको मार गिराया जाता है। लेकिन आज तक पाकिस्तान इस बात को छुपा नहीं पाया है कि ओसामा बिन लादेन उनकी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा था और उसको वहां पे पनाह दी गई थी। और उसी तरह से ये एक ऐसी मिसाल है। इसके बाद जो इंडिया सेंट्रिक टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे जैशे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, TRF हो, इन तमाम आतंकी संगठन जो है उनको लगातार पाकिस्तान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है बल्कि उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रख सके। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी हमने देखी थी पिछले दिनों में कि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार ऐसे आतंकियों को जो कि जम्मू कश्मीर से है लेकिन ऑपरेट पाकिस्तान से करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द की जा सकती है यूएपीए के तहत। ऐसे 2 आतंकी को यूएपीए के तहत अभी हाल ही में आतंकी घोषित किया गया था, उनके एसेट्स को फ्रीज किया था, उन पर ट्रैवल बैन लगाया गया था। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से आतंकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आतंकी हैं वो राजौरी से करीब 118 आतंकी जो आज पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे कभी, लेकिन आज वो आजकल वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं भारत के खिलाफ। तो ऐसे में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार बातचीत के लिए कहता है कि बातचीत की जानी चाहिए बायलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन भारत लगातार ये कहता रहा है कि आप आतंकवाद के खिलाफ पहले ठोस इर्रिवर्सिबल कार्रवाई करिए, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा है। और हमने ये देखा है कि भले ही कुछ कॉस्मेटिक कदम उठाए गए हैं FATF की ग्रेड से बाहर आने के लिए, कि उसके बाद भारत को भी इस बात की आशंका है कि जो पहले सॉफ्ट टारगेट अटैक्स होते थे वो एक बार हार्ड टारगेट अटैक्स आने वाले टाइम में दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक कंसर्न है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बेहद बड़ा कंसर्न है। और जो कुछ भी अभी हो रहा है पाकिस्तान में भी, और अगर ये मुल्क के तौर पर अनस्टेबल होती है तो ये आसपास के मुल्कों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो एक नेबरिंग स्टेबल कंट्री होने के नाते यही चाहेगा हर कोई कि उसका नेबर भी जो है वो भी स्टेबल रहे, ताकि क्योंकि फिर कई जो परेशानियां बढ़ जाएंगी उससे हर कोई बचना चाहेगा। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।